गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, हमने कल टॉपिक किया था हियरिंग इम्पेयरमेंट का, ठीक है। उसमें हमारा कई जो पॉइंट्स है हो चुके थे, लेकिन कुछ हमारा बीच में रह गया है जो हम आज पूरा करेंगे। हम कर रहे थे, हमारा क्वेश्चन था मीटिंग एजुकेशनल नीड्स ऑफ हियरिंग डिसेबल चिल्ड्रन, श्रवण बाधित बालकों की शैक्षिक आवश्यकताएं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने कम्युनिकेशन टेक्निक्स कर लिया था एक, सेकंड हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कर लिया था, शिक्षण तकनीक। थर्ड हमारा पॉइंट है प्रोविज़न फॉर एजुकेशनल फैसिलिटीज़, शैक्षिक सुविधाओं का प्रावधान, जो हमें आज करना है, ये थर्ड पॉइंट। हाँ जी, तो इसमें आपको पता है हियरिंग वाला सारा हमने पढ़ा था जो कल। इसमें क्या चल रहा है कि हमारी जो शैक्षणिक तकनीक बच्चों को जिनको सुनाई नहीं देता या कम सुनाई देता है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है कि शिक्षा में नित्य दिन ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रवण बाधित बालकों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, ताकि क्या हो, वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह स्टडी कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहले उनके लिए हमें क्या होना चाहिए, हियरिंग एड्स को उपलब्ध करवाना चाहिए, ठीक है। श्रवण सहायक उपकरण, अगर हम उनके लिए वो उपकरण उपलब्ध नहीं कराएंगे तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह सुन नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम टेलीफोन, टाइपराइटर, वीडियो टेप का प्रयोग भी कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, एम्पलीफायर, जो हमारा एम्पलीफायर होता है यूज़ करने के लिए, जिससे हम सुन सकते हैं अच्छे से, वो यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। और क्या है, श्रवण प्रशिक्षण, ऑडिटरी ट्रेनिंग, वो भी बच्चों को देनी चाहिए ताकि बच्चों को अगर पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत ना आए। और क्या है, देखिए, स्पीच एंड रीडिंग ट्रेनिंग, बोलने व पढ़ने का प्रशिक्षण, उनको इस तरह से ट्रेनिंग देनी चाहिए बोलने और पढ़ने की, जिससे कि वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ सकें, ठीक है। तो ट्रेनिंग कौन देगा, टीचर, ठीक है बेटा। तो इसलिए ऐसे बच्चों के लिए ऐसे ऐसे उपकरण, ऐसे ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाएं ताकि वो नॉर्मल बच्चों की तरह सुन सकें और समझ सकें और अपनी स्टडी को क्या रखें, चालू रखें। कक्षा का समुचित प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट भी सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लासरूम मैनेजमेंट सही नहीं होता तो इन बच्चों को दिक्कत आती है पढ़ने में। इसलिए जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो आपका सही होना चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता, कम सुनाई देता है, उनके लिए जो चीज़ की उनको रिक्वायरमेंट है वो चीज़ क्लासरूम में अरेंज होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है बेटा, आपका नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ टीचर, शिक्षक की सकारात्मक अभिवृत्ति। शिक्षक की भी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, टीचर का एटीट्यूड भी बच्चों के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि बच्चों के साथ वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। अगर अच्छा बिहेव है तो बच्चे क्या हैं, हर चीज़ को अच्छे से जल्दी से कैच करते हैं। अगर टीचर का बिहेव अच्छा नहीं है तो बच्चों को समझ में कम आता है, ठीक है। तो इसलिए टीचर्स का बिहेव कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और क्या है इसका लास्ट, माता पिता की अभिवृत्ति एवं सहयोग, पेरेंट्स एटीट्यूड एंड कोऑपरेशन। देखिए, टीचर्स के साथ साथ हमारे अभिभावक, माता पिता का भी बच्चों को हेल्प देनी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। स्कूल में क्या है, टीचर बच्चों की हेल्प करेगा, और घर में कौन करेंगे, पेरेंट्स, ठीक है। जो भी दिक्कत उन्हें आ रही है बच्चों को, उनकी दिक्कत को, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और जो भी उपकरण बच्चे के लिए नेसेसिटी है, ज़रूरी है, वो पेरेंट्स उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी फोर्थ है पृथक कक्षाएं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होनी चाहिए इन बच्चों के लिए, ठीक है।
जैसे जिनको मंद श्रवण थोड़ा कम सुनाई देता है, जो मंद श्रवण बाधिता के बालक होते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, सामान्य कक्षाओं में उनको शिक्षा ग्रहण वो कर सकते हैं। ठीक है, यदि उन्हें श्रवण सहायक तंत्र उपलब्ध कराए जाएं, जो उपकरण उनके लिए ज़रूरी है जिससे वो नॉर्मल बच्चों की तरह सुन सकते हैं, अगर वो उपलब्ध उन्हें करवाए जाएं तो वो क्या है, नॉर्मल बच्चों की तरह सुन पाएंगे और स्टडी कर सकेंगे। तो ऐसे बालकों को शिक्षा देना अपेक्षाकृत सरल होता है गंभीर रूप से श्रवण असमर्थी बालकों की शिक्षा संबंधी। जिनको कम सुनाई देता है, मंद सुनाई देता है, उनको तो हम क्लास में शिक्षा दे सकते हैं उपकरणों के द्वारा, लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता, जिन बालकों को जो श्रवण बाधित होते हैं उनको वो नहीं सुनाई देता, तो उनको क्या है, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जानी चाहिए। जो जो उपकरण उनको चाहिए उसकी फैसिलिटी उनको दी जानी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हमारा अगला पॉइंट है स्पेशल स्कूल्स। तो जिन बच्चों को मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, जिनको सुनाई देता है, थोड़ा बहुत मंद सुनाई देता है, वो तो सामान्य इंक्लूसिव एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिनको बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता, जो पूरी तरह से श्रवण बाधित हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए। स्पेशल स्कूल का प्रबंध किया जाना चाहिए और इन विद्यालयों में इन बालकों की विशिष्ट आवश्यकताएं अच्छी तरह से पूरी कर सकते हैं। इन विद्यालयों में उन सब पाठ्य सामग्री, उपकरणों, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जानी चाहिए जो बच्चों के लिए ज़रूरी है। ठीक है बेटा, ताकि वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी स्टडी पूर्ण कर पाएँ। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है प्रोग्रेशन, प्रगति क्रम। यह प्रत्यय क्या है, श्रवण असमर्थी बालकों के लिए मुख्य धारा शिक्षा में अभियोजन की एक और उन्मुख है, इम्पॉर्टेंट है। मतलब कहने का कि बालक विशिष्ट शिक्षण प्रावधानों का लाभ उठाते हुए इस योग्य हो जाएं कि वह शिक्षा में सम्मिलित हो सके, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। ठीक है बेटा, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसे भी सामान्य बालकों की तरह शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। ठीक है, और वह भी सामान्य सामाजिक अंतःक्रियाओं तथा संबंधों का आनंद उठा सकता है जिसका उसे अधिकार है। हम क्या हैं, भारत देश के निवासी हैं, नागरिक हैं, तो हमें जो हमारे मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य है, वो हमें क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, हमें संविधान की तरफ से मिले हैं। तो हम उसके लिए क्या हैं, स्वतंत्र हैं अपने अधिकारों के लिए। तो हमारा अधिकार शिक्षा प्राप्त करना है तो हम करेंगे। जो भी दिक्कत आएगी उसको दूर करके हम शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका बेटा इसका लास्ट पॉइंट है शिक्षा की मुख्य धारा एवं श्रवण असमर्थी बालक, मेन स्ट्रीमिंग। इसमें क्या आ जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक का विकास करना और समाज में उसका क्या है, एक कहते हैं ना व्यक्तित्व, उसको अपना बनाना समाज में। लेकिन शिक्षा के अर्थ को अगर हम स्पष्ट करते हैं तो क्या कहा जाता है कि उसके जो, और उसमें क्या करना चाहिए कि जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उसके लिए जो दिक्कतें आ रही हैं उसे हमें दूर करना चाहिए। ठीक है, और श्रवण संबंधी अभावों को, जो अभाव इसमें आते हैं उसको पूरा करने के लिए उन्हें नई नई टेक्निक्स और नए नए यंत्र उपलब्ध करवाए जाने चाहिए ताकि बच्चों को आगे पढ़ने में और उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो बालकों के लिए क्या क्या करवाया जाना चाहिए, सांकेतिक भाषा का विकास किया जाए ताकि वो उसके अर्थ को समझ सकें और शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, मौखिक अर्थापन को महत्व दिया जाए तथा वाणी का प्रशिक्षण दिया जाए। मौखिक जो हम बोलते मतलब मौखिक रूप से बोलते हैं। और क्या है, तीसरा है इसमें सब पॉइंट है इसका, प्रथम भाषा को सीखने, जो हमारी मातृभाषा होती है उसको हम बोलते हैं प्रथम भाषा। प्रथम भाषा को सीखने तथा बोलने में उसके प्रयोग को महत्व दिया जाए क्योंकि अन्य भाषाओं की अपेक्षा बालक प्रथम भाषा को सीखने में कम कठिनाई का अनुभव करता है।
ठीक है बेटा। और क्या होना चाहिए, इन बालकों को पढ़ने लिखने तथा सीखने की स्वतंत्रता दी जाए और इनके लिए हर अवसर दिया जाना चाहिए। और क्या है, अमेरिका जैसे देशों की तरह संपूर्ण संप्रेषण के सिद्धांत को महत्व दिया जाए। फॉरेन में, अमेरिका में, वहाँ पर बहुत महत्व दिया जाता है। संकेतों तथा वाणी को संयुक्त रूप से सीखने का प्रतिमान संप्रेषण कहा जाता है, वो टेक्निक अपनानी चाहिए श्रवण बाधित बच्चों के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, वाणी की अनुभूति। जो हम वाणी, हमारे बोलने का जो ढंग होता है, वाणी की अनुभूति, वाणी की शब्दावली का विकास, वाणी तथा भाषा का प्रशिक्षण एवं अभ्यास तथा भाषा के उपयोग के विकास पर हमें बल देना आवश्यक है। ठीक है, भाषा के ऊपर हमें बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, जो सीखने में बहु इंद्रिय आयाम का उपयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है। तो इसके लिए भी बच्चों को क्या होनी चाहिए, ऐसी स्टडी में हमें नई नई टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चे क्या हो जाएं, नॉर्मल बच्चों की तरह ही एक्टिविटी कर सकें और सुन सकें। और क्या है, लास्ट में हमारा पॉइंट है, निसंदेह शिक्षक एवं माता पिता का योगदान भी इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका भी बच्चों को साथ देना, बच्चों की हेल्प करना, बच्चों की जिस उपकरण की बच्चों को ज़रूरत है वो उपलब्ध करवाना उनका प्रथम कर्तव्य है। ठीक है बेटा। तो ये सब हम करेंगे तो हमारे जो ये बच्चे हैं, श्रवण बाधित बच्चे हैं, जिनको कम सुनाई देता है, मन सुनाई देता है, नॉर्मल बच्चों की तरह क्लास में पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इसलिए हमें जो समावेशी शिक्षा की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, जिन बच्चों को थोड़ा कम सुनाई देता है, थोड़ा मंद सुनाई देता है, उनको हम इंक्लूसिव एजुकेशन दे सकते हैं और जो भी उनको उपकरण चाहिए उसकी फैसिलिटी स्कूल से उनको उपलब्ध करवानी चाहिए। ठीक है बेटा, ये था हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट। आज का हमारा टॉपिक है विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ विजुअल डिसेबिलिटीज़। ठीक है बेटा, जो ये हमारा है एक नेक्स्ट टॉपिक, दृष्टि अक्षमता। दृष्टि अक्षमता क्या होती है बेटा? अगर हम नॉर्मल बात करते हैं दृष्टि अक्षमता कि जिनको देखने में दिक्कत आती है, ठीक है, जिनको कम दिखाई देता है या जिनको देखने में दिक्कत आती है, उसको बोलते हैं हम विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है बेटा, अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो दृष्टिबाधित बालकों को देखने संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए इनके लिए शिक्षा संबंधी अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं इनके सामने, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चों की तरह अच्छे से नहीं देख पाते। इनको क्या होता है, देखने में दिक्कत आती है, ब्लैक बोर्ड में पढ़ने में दिक्कत आती है, जिसके कारण कि ये थोड़ा नॉर्मल बच्चों से पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो दृष्टि असमर्थी बालकों में दृष्टि बाधिता के मात्रात्मक अंतर भी होते हैं। कोई बालक संपूर्ण दृष्टिहीन होता है और कोई आंशिक मतलब न्यून, थोड़ा भी हो सकता है। ठीक है, कोई ज़्यादा भी हो सकता है जिसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, कोई थोड़ा भी हो सकता है, कोई उससे थोड़ा और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये ऐसे बालक होते हैं। न्यून दृष्टि बाधिता के बालक प्राय सामान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए जो उपकरण ज़रूरी है वो इन्हें अरेंज करवा के नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा दे सकते हैं। और उसके बाद उनके दृष्टि संबंधी दोषों का पता कई बार क्या होता है, बहुत देर में चलता है। जब पढ़ते हैं बालक, बचपन में कई बार नहीं पता चलता, जब बच्चा पढ़ता है तभी हमें उसकी दृष्टि बाधित का पता चलता है। और सेकंड कौन से होते हैं, आंशिक, जो थोड़े कम दिखाई देता है, जिनको आंशिक दृष्टि असमर्थी बालक उपचार संबंधी यंत्रों की सहायता से शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है बेटा, और नित्य दिन नॉर्मल बच्चों की तरह शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब आपका आता है
आइडेंटिफिकेशन और विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टि अक्षमता की पहचान हम कैसे करेंगे। सबसे पहले है फर्स्ट पॉइंट, अमेरिकन मेडिकल संघ, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 1934 के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा है कि दृष्टि बाधिता की वैधानिक परिभाषा इस प्रकार दी है, कानूनन एक दृष्टिहीन व्यक्ति वह है जो उपचार के बाद भी जिसकी दृष्टिहीन क्षमता 20 अथवा इससे कम हो। ठीक है बेटा, सुधार के बाद भी जिसकी दृष्टि का क्षेत्र इतना ही सीमित हो, 20 अथवा इससे कम कोण बनाती हो, 20 से कम ट्रायंगल बनता है उनका देखने का, तो वो क्या है, दृष्टिबाधित, पूर्ण दृष्टिबाधित की श्रेणी में आते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार इनको दो वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है आपका आंशिक रूप से दृष्टिबाधित, आंशिक अभी मैंने बताया था जो थोड़ा होता है। सेकंड है आपका पूर्ण दृष्टिबाधित, जो दृष्टिहीन, जिनको बिल्कुल भी दिखाई न दे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आंशिक का करते हैं हम। आंशिक रूप से बाधित बच्चे कौन से होते हैं? ऐसे बालक जिनकी दृष्टि क्षमता, विजुअल एक्यूरिटी 20 तथा इसके मध्य 20 से थोड़ा ऊपर कह सकते हैं कि मध्य में 20/70 तथा 20/200 के मध्य में होती है। ऐसे बालक जो गंभीर रूप से तथा बढ़ने वाली दृष्टि संबंधी कठिनाइयों से पीड़ित होते हैं। ये क्या होते हैं? गंभीर रूप से इनको पीड़ित माना जाता है। ऐसे बालक जो नेत्र संबंधी रोगों से पीड़ित होते हैं वो भी इनकी श्रेणी में आते हैं। ऐसे रोग जो दृष्टि को प्रभावित करते हैं तो उनके कारण इनकी दृष्टि पर असर पड़ता है। और क्या है बेटा, दृष्टिबाधिता की पहचान हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आता है हमारा मेडिकल परीक्षण, डॉक्टरी चेकअप। इसमें क्या है, डॉक्टरी परीक्षण में जो स्लेलन चार्ट होता है एक हमारा, उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं, इस विधि के द्वारा बालक के दृष्टि संबंधी दोष के व्यवहारिक लक्षणों के अध्ययन के साथ इस चार्ट का प्रयोग किया जाता है और बच्चे का पता लगाया जाता है उसकी दृष्टि, जो देखने की कितनी क्षमता है। ठीक है बेटा, सेकंड आता है हमारा पॉइंट आता है, फर्स्ट हमारा था जो हमने बताया था अभी, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 1934। सेकंड है हमारा बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। दृष्टिहीन बालकों की पहचान कैसे की जाती है? उनके व्यवहार से भी। ठीक है, उनके माता पिता अथवा अभिभावक उनके जीवन के प्रथम वर्ष में ही उनकी पहचान कर लेते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, तो पेरेंट्स को लगता है कि शायद इसको दिखाई कम देता है, उनको उसके बारे में उनके व्यवहार से, बच्चे के बिहेवियर से पता चल जाता है। ठीक है, और क्या है, निम्न दृष्टि बाधित की पहचान जो प्राथमिक शिक्षा काल में हो जाती है, जब बालक पढ़ते लिखने क्रियाओं संबंधी कार्य करते हैं, तो उसके अनुभव से भी हो जाती है कि बच्चे को कम दिखाई, बुक्स पढ़ रहा है उसको कम दिखाई देता है, तो उससे भी पता चल जाता है। और क्या है, वे बालक जिनकी आंखें सामान्य से प्रतीत होती है लेकिन उनकी बाधिता की पहचान करने में कठिनाई होती है, वो भी धीरे धीरे पता चल जाती है। कई बार बच्चा क्लास में आ जाता है, वो अपना बचपन गुजार के थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल में पढ़ने आता है, तो ब्लैक बोर्ड पे जो टीचर ने लिखा होता है उसको वो दूर से दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो वो नहीं दिखाई देता, तो पता चल जाता है कि इस बच्चे की दृष्टि रोग है, इसको थोड़ा कम दिखाई देता है। तो वो टीचर क्या करते हैं, उन बच्चों को आगे बिठा देते हैं कि बच्चों आप ध्यान से गलत मत उतारिए और आराम से बैठ के यहाँ उतार लीजिए। ठीक है बेटा, उसके बाद है आपका आता है लास्ट पॉइंट है NCERT द्वारा दी गई सूची का प्रयोग। इससे भी क्या होता है, बच्चों के बारे में पहचान की जा सकती है इन बच्चों की। देखिए, सबसे पहले बच्चे का पढ़ते लिखते समय सिर दर्द में शिकायत करना। कई बार क्या होता है, बच्चों को, ऐसे बच्चे, इन बच्चों को क्या होता है, पढ़ते हुए सिर में दर्द हो जाता है। जिनकी दृष्टि क्या होती है, कमज़ोर होती है, उन बच्चों को ज़्यादा अगर पढ़ लेते हैं थोड़ा, तो उससे क्या हो जाता है, इनके सिर में दर्द हो जाता है। तो ये भी एक क्या है, कारण
बच्चे का पता चल जाता है कि दृष्टि की कमी है। और क्या है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखें झपकाना। आपने देखा होगा कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखों को झमकाते हैं, ठीक है, अप डाउन बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चे का पता लगाने में। नेक्स्ट है, पुस्तक को आंखों के बिल्कुल पास रख कर पढ़ना। कई बच्चे ऐसे पढ़ते हैं बिल्कुल पास रख के, ठीक है, दूर से उन्हें दिखाई नहीं देता, तो ये भी एक कारण है। और क्या है, आँखों की पुतली का आकार सामान्य से भिन्न होना। कई बच्चों का आपने देखा होगा नॉर्मल आँखों की पुतली का साइज़ नहीं होता, छोटा बड़ा अलग ही तरह का लगता है, तो उनको भी थोड़ा दिक्कत आती है देखने में, ठीक है। पलकों का छोटा होना, आँखों से पानी बहना, आँखों का तिरछा होना, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये कारण है बच्चों के दृष्टि रोगों को पता लगाने के, ठीक है बेटा। तो ये आज का टॉपिक इतना ही। आइडेंटिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट्स ये हमने कर लिया, एंड प्रॉब्लम्स ऑफ विजुअल डिसेबल्स ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।